नमस्कार, मैं याकूब मोहम्मद कन्वीनर नेशनल वर्कर्स फेडरेशन। आज हमने स्ट्रीट वेंडर और टीडीसी मेंबर्स के लिए वर्कर्स एक्ट जो 2014 में बना है उसकी जानकारी देने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है। चूँकि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो इसके लिए सारे जो वर्कर्स हैं, वेंडर्स हैं और वेंडर्स के जो लीडर्स हैं, टीडीसी मेंबर्स हैं, उनके लिए कार्यक्रम रखा। इसमें बताया कि हमारे वेंडर्स के लिए क्या क्या प्रावधान है, उस प्रावधान के बारे में उनको जानकारी दी गई ताकि इनके अंदर एक आत्मविश्वास बने वास्तव में इस वर्कर्स एक्ट की कितनी ताकत है। तो अभी तक जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो इसको प्रॉपर इसके एक्ट के अनुसार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करी। क्रियान्वयन नहीं होने की वजह से इनको वेंडिंग जो नो वेंडिंग जोन के नाम पर बेदखल किया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए हमारा मकसद ये था कि वर्कर्स के अंदर एक आत्मविश्वास बने, इस कानून को जाने, कानून के अंदर क्या क्या प्रावधान है उसको समझें और उसके बाद एक संगठन जो है वो मजबूत बन के अपनी बात को मुखर तरीके से आगे पेश करें। तो ये रखा गया था जिसमें यहाँ गोरखपुर के हॉकर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स जो वो थे, इनके साथ जो टीडीसी के जो मेंबर हैं वो रहे, कुछ एनजीओ के साथी भी रहे हुए हैं। इन सभी ने मिलकर अपनी अपनी बात रखी और मकसद इसका यही था कि इस कानून की समझ बने और समझ के अनुसार ही हम उसके क्रियान्वयन के ऊपर हम इस पर जोर दें। क्योंकि अभी तक एजेंसी जितनी भी है पूरे देश के अंदर इस कानून को अपने हिसाब से चला रही है और जो कि कानून के अंदर जो प्रावधान दे रखे हैं उस प्रावधान को नहीं मानती है। वो इस कानून को सब जेब में रख के अपने हिसाब से उसको कानून को चला कर वेंडर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी दे रखी है। वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन के नाम पे सबको यहाँ से बेदखल कर रखा है। हॉस्पिटल रोड के ऊपर कम से कम 6 महीने हो चुके हैं, अगस्त से इनको हटाया जा चुका है, अभी तक इनका कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोगों ने इस एक्ट के लिए चाहे कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, अर्बन सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी तक हमने बात पहुँचाई है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो हम उम्मीद तो यही कर रहे थे कि जो कानून बना है हमारे हॉकर्स के पक्ष में रहेगा, लेकिन वो हॉकर्स के पक्ष में अभी तक किसी तरह का कोई फैसला हुआ नहीं। तो आगे हम यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम संगठन की मजबूती रहे और इस कानून की समझ के अनुसार ही हम लोग इसको आगे क्रियान्वयन करने के लिए प्रयास करें। आज जो प्रशिक्षण जो शिविर रखा है वास्तव में एक समझ और ज्ञान हर ठेला साधन जो ठेले में व्यवसाय कर रहा है उनको आए दिन उदयपुर में अतिक्रमण के नाम से हटाया जाता है। उनके पास में लाइसेंस होते हुए जिस जगह बैठा हुआ है उस जगह से हटाया जाता है, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से ठेले वालों जो ठेले में व्यवसाय कर रहा है, चाहे सब्जी बेच रहा है, चाय बना रहा है या बीड़ी सिगरेट या जो भी व्यवसाय कर रहा है, रोटी पराठा जो भी व्यवसाय कर रहा है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती है तो वो स्वयं अकेला ही जो नगर निगम का उड़न दस्ता या पुलिस, ट्रैफिक या जो भी आता है उसको डर के जवाब दे सकता है, क्योंकि वो ताकत मिलती है जो कानून बना है उस कानून के अनुसार। लेकिन साथियों, जब तक देखा जाए उदयपुर में तो उदयपुर में लगभग ये समझ लो 20-25 साल से लगभग लाइसेंस दिए उनको ठेले वालों को, बाकी को आज दिन तक पता भी नहीं है। आपने स्टाम्प दिया 50 रुपये का, आपने फोटो भी दिए, आधार कार्ड वगैरह जो मांगे नगर निगम सरकार ने जो सारे दिए, देने के बाद भी वो पहले टीडीसी मेंबर आपके द्वारा जो चुने गए थे कम से कम 2 महीना बैठ के नगर निगम ऑफिस में आपके हर इलाके के जो फॉर्म थे वो फाइलें भरे, कागज कंप्लीट किए और कंप्लीट करने के बाद में ये आशा जगी थी हमारे टीडीसी मेंबर सभी साथियों को कि अब हमारे को जितने कम से कम फॉर्म भरे उन सभी को लाइसेंस मिलेगा। लेकिन आप जानते हो कि ये नगर निगम में लगातार पिछले 20-25 सालों से भाजपा को
दोनों की लाइसेंस मिले, अभी तक मिले नहीं है। और वो फाइलें हैं जून 60 के, न कि कोई आपने फाइल जमा कराई है, उसको अगर आप निकलवाना चाहते हो शायद वो फाइल ऑफिस में मिलेगा भी। ऐसी कंडीशन में आपको अगर आज का प्रशिक्षण इसीलिए रखा है कि ऐसी कंडीशन में आप अगर जागरूक नहीं रहोगे, प्रत्येक ठेला वाला जागरूक नहीं रहेगा, तो फिर आने वाले समय में बहुत ज्यादा अपने साथ में जाति होगा, अपने ठेले हटाया जाएगा और आने वाले समय में ये बड़े बड़े लोगों के लाइसेंस ठेले के दे रहे हैं। अगर आप अपनी एकता, अपना संगठन मजबूत नहीं करोगे, समय समय पे मीटिंग या समझ लेने के लिए एक मंच में नहीं आने की वजह से ये सारा काम हो रहा। उसके बाद में 1200 को लाइसेंस मिला, उसके बाद में इन्होंने चाइल्ड घोषित कर दी नो वेंडिंग जोन के नाम से। जब वेंडिंग और नो वेंडिंग की बात हो रही थी तो 10 मेंबर आपके जो आपने सुने हुए नगर निगम में भेजे, उन्होंने विरोध किया कि हम नो वेंडिंग नहीं चाहेंगे और हम नो वेंडिंग उस स्थिति में चाहेंगे जहाँ पे पूरा विकास हो, पूरा डेवलपमेंट हो, पूरी सुविधा की जाए, उसके बाद में नो वेंडिंग जोन किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अपना नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया। तो पिछले इस कोरोना के बाद में और कोरोना के पहले नगर निगम ने टीम बनाई और तारीख पर घोषणा की काम फलानी जगह से हॉस्पिटल बहुत चौराहे से लेके मल्ला तलाई तक हम हटाएंगे थे। फिर उसके बाद में सुखाड़ा सर्कल की तारीख, फिर उसके बाद में ठोकर चौराहे की तारीख, फिर गौतम विलास, सभी जगह उदयपुर में गुलाबाग हो, डेलीगेट हो, सभी जगह इन्होंने अपनी कार्रवाई की और कार्रवाई करने पर विरोध करने के बाद में भी ये नगर निगम वाले नहीं समझे और जिनका ठेला भर के ले गए, जबकि उनके लाइसेंस बना हुआ है उस जगह का, लेकिन फिर भी ठेला भर के ले गए। तो उनके जब हमने पीवीसी में दे दिया कि भाई नॉर्मल ठेला है उसको 500 रुपए में छोड़ना पड़ेगा आपको, और इन्होंने 2,000 का जुर्माना करके एक महीने तक पीछे लटकाने के बाद में अपना ठेला छोड़ा। और हमने विरोध किया शुरू से, तो भाई जो ठेला जब्त किया जाता है, जो ठेले पे जितना भी सामान है उसकी रसीद दी जाए, लेकिन आज उन तक रसीद भी नहीं देते और ठेले को तोड़ देते, सामान भी वापस अपने को नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में हमारे हॉकर्स फेडरेशन और ठेला यूनियन, और ये आपको और बताता हूँ कि ये लाल झंडा की जो नेतृत्व करने वाले हैं, लाल झंडा की जो पार्टी है, उन्होंने मिलकर बार बार आंदोलन किया, जुलूस भी निकाले, लेकिन फिर भी नहीं के बराबर काम हो रहा है। आज उदयपुर में नगर निगम में देखो, 4 साल पहले टीवीसी का गठन हुआ, उसके बाद में ये संविधान बना, ये कानून बना, उस कानून में साफ लिखा हुआ है कि टीवीसी को ऑफिस मिलेगा नगर निगम में। शर्म की बात है, नगर निगम और सरकार जो चला है उनको शर्म आनी चाहिए। जो नगर निगम में टीवीसी के बैठने के लिए या हमारे ठेले वालों को ठेला छोड़ना है तो वो दफ्तर की छोड़ने खाता है, लेकिन वह बैठक में ऑफिस नहीं मिल रहा है। जबकि पालिका बोर्ड का कोई साधारण सदस्य होता या उनका कोई पदाधिकारी होता तो कभी का ऑफिस मिल गया होता। उसके अलावा इसमें कानून भी है कि टीवीसी के मेंबर को जिस दिन मीटिंग होगा, जिस दिन प्रोग्राम होगा तो भत्ता मिलेगा। वो भत्ता भी आज दिन तक नहीं दे रहे, लेकिन हमारे पास में कानून है। अब विचार है गवर्नमेंट को घोषित देंगे, कमिश्नर हो चाहे भाजपा का कोई भी अधिकारी
टीडीसी की बैठक होती है, कमिश्नर अध्यक्ष होता है, और जब टीडीसी की बैठक होती है उस बैठक में निर्णय लेते, जो मीटिंग खत्म होने के बाद में हम वापस बाहर निकलते और ये महसूस करते हैं कि अब ये निर्णय लिया है हमारे पक्ष में, हमारे ठेले वालों के पक्ष में बात बढ़ेगा। लेकिन होता उल्टा, हमेशा निर्णय लेने के बाद में भी अपनी मनमर्जी से चलाते और वाले और कमिश्नर को पिट्ठू बना रखा है, पिट्ठू बना रखा है, और वो कमिश्नर भी कुछ नहीं करता, सिर्फ एक आदमी वो करता है, उसके इशारे से चलता है पूरा उदयपुर में। तो सबसे बड़ी बात ये कि जब हम निर्णय लेने के बाद में आते, पिछली बार जब बैठक में निर्णय हुआ था, अभी भी सर्कुलर्स है हमारे पास में, अपने ठेले वालों को लाइसेंस और सर्टिफिकेट और व्यवसाय जो सही जगह बैठाएगा, सही जगह करेगा। 8x8 का जो जमीन का है और लाइन का भी है, फर्श का पक्का है, पक्का करने का है, पानी की व्यवस्था होगा, और 10-12 ठेलों में लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था होगा। ये सारे कानून होते हुए भी ईडीसी में तय करते हैं, सर्कुलर्स और प्रस्ताव में लिख तो लेते, लेकिन ये उल्टा करते, इनकी मनमर्जी से करते। आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। इसलिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप हर जगह अपने पास पड़ोस जो ठेले वाले हैं, जिस इलाके से आप साथी आए हो, उस इलाके से ठेले वालों को अगर आप समझाओगे, समझाने के बाद में कुछ नियम भी है यूनियन की, उस यूनियन को आप मानना पड़ेगा, और मानने के बाद में आपको यूनियन के साथ में जिस तरीके से आज जो बैठक हो रही है, उस तरीके से बैठक बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा, अपना व्यवसाय बंद रखना पड़ेगा। जलूस का अगर बोलते हैं तो जलूस के लिए आपको जहाँ बुलाते, कलेक्टर बुलाते, सभा के आयुक्त बुलाते या नगर निगम बुलाते, उसमें भी आपको आना पड़ेगा। और इसके साथ में जिस दिन अगर ऐलान कर दिया कि ठेले वालों की हड़ताल है, आज ठेला कोई भाई खोलेगा नहीं, तो आपको खोल के नहीं रखना, बंद रखना। आपकी एकता आज दिन तक 10 सालों से ये ठेले वाले यूनियन ज्यादातर प्रयास करके जुलूस, प्रदर्शन और प्रदर्शन के जरिए इस नगर निगम को और सरकार को जवाब दिया और दबाया। उस दबाने की वजह से आज किसी भी जगह ठेला लगाता है, कोई भी नया साथी बेरोजगार है और कोई भी नया साथी ठेला लगाता है तो उसका ठेला नहीं हटता है। क्योंकि ये आप जो बैठे हुए वो बार बार नगर निगम में जलूस लेने के बाद में ये ठेला यूनियन है, उसकी बदौलत से आज उदयपुर में चारों इलाके में बेरोजगारी, कोरोना की वजह से हर परिवार का सदस्य बेरोजगार है। साथियों को जिंदाबाद, और मैं यहाँ से 15-16 मिनट का सफर करके जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ज़्यादा नहीं, 40 से 50 मिनट तक बात करूँगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा हमारे विमान भाई ने बताया कि यहाँ आना, बातें रखना और निकल जाना, यह हमारा मकसद नहीं। तो उसमें से कुछ तो निकल के है जो आपकी जो व्यवसाय है, आपकी जो जिंदगी है, उसमें कुछ एक परिवर्तन लाने का एक पहल निर्माण करें। तो आप मुझे 40 मिनट आपकी जिंदगी का दे सकते हो? दे सकते हो? जोर से बोलो। महिला लोगों को जरा शंका है। तो साथियों, उदयपुर में आज जो प्रशिक्षण रखा है
उस्मान भाई, निजाम भाई, हमारे आदिवासी कोटला आदिवासी संस्थान के हमारे सरफराज भाई, हमारे युमन भाई, हमारे यहाँ पे काफ़ी पुराने हमारे साथी बैठे हैं वैद जी, और आप सभी लोगों का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। और ये आशा के साथ मेरा बात रखूँगा कि जिस देश में बच्चा रोने तक माँ दूध नहीं पिलाते, उस देश में हम लोग हमारे अधिकार की बात करें। तो अधिकार पाना, अधिकार को अपने हासिल करना इतना आसान अगर होता तो आज बराबर 100 दिन हो गए हमारे किसान भाई देश में डट के लड़ रहे। कितने दिन हो गए? 100 दिन। आज 100 दिन या 120 दिन हो गया, जहां 27 करोड़ हमारे किसान भाई हैं। सरकार उनके लिए सुनना चाहती, तो क्या हम दिनभर किले पे बैठेंगे और नवेंगे गुमान भाई, अजब भाई आप चल लड़ाएंगे? क्या हमें अधिकार मिलेगा? नहीं। अधिकार मिलेगा? नहीं। हमें भी लड़ना पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा मतलब दंगल करना है क्या? नहीं सर, हमें लड़ना है अपने कानून के आधार से, अपने अधिकार के आधार से। लेकिन कब लड़ सकते हैं? कब लड़ सकते हैं? जब हमें पता हो कि हमारे अधिकार क्या है। सही है ना? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इसको देखा है और पढ़ा है? आप उत्तर करो। इसको देखा है और पढ़ा है कितने लोग हैं? वो खाली देखा है, वो थोड़ा पढ़ा है। मतलब आप लड़ाई के जाओगे बोलेंगे अरे करवा तो घर में घूम गए, घर में पढ़ेंगे, अरे उन्हें मारा चलेगा। तो बाकी लोगों ने अभी तक देखा नहीं। जब देखा ही नहीं तो हम कैसे लड़ेंगे? अगर देखा है लेकिन अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जैसे फोटो में अगर चुप करके रखा है, कुछ हासिल होगा? और अगर पढ़ा है और उसका अगर इस्तेमाल नहीं किया तो उसका कुछ फायदा है? तो मतलब हमें हमारे अधिकार जो है वो पहले जानना होगा, उसको पढ़ना होगा और फिर लड़ना होगा। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक नारा दिया। क्या नारा था? किसी को पता है क्या नारा था? क्या नारा था? कोई भी बोलो। शिक्षित बनो, संगठित रहो। संघर्ष पहला शिक्षित हो, पता तो चले क्या करना है, क्यों करना है, क्या हमारे हाथ में है। ये कागज के महज टुकड़े हैं या हमारे अधिकार की बात है। जब आप शिक्षित होंगे, करोगे, तब आपको पता चलेगा और ये तो मेरे अधिकार की बात है। तो ये अकेले वैद जी का अधिकार नहीं, याकूब जी का, निजाम जी का, हमारे हुमायूं जी का अधिकार नहीं है, तो हम सबका अधिकार है, हम सभी देने वाला है। तो चलो साथ में आ जाओ। अब साथ में आना तो क्या करना है? पानी पूरी खाना है, तो हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। तो संघर्ष की जो लड़ाई है वो जानकारी से है, और जानकारी हमारे आजू बाजू में मौजूद है, बस हम उसको जानना जरूरी है। तो मैं फिर एक बार नया सवाल पूछूंगा, जिन्होंने इनको पढ़ा है तो पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, क्या है इसमें, क्या प्रावधान है? कोई 1 2 3 लोग कोई भी बता, जो भी छोटा मोटा बता, क्या हुआ इसमें? आप लोगों ने पढ़ा है? हाथ ऊपर किया था, बोलो। कोई भी नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा था, बोलो। अपने अधिकार के लिए अपने अधिकार है जो अपने जनता के अंदर काम, क्या अधिकार? जो क्या अधिकार? कोई बीएमसी का कोई नगर निगम का अधिकारी आएगा और हमारा सामान लेके जाएगा, ये लिखा है। तो क्या हमारे वकील साहब आके, वकील साहब नमस्कार आपका। तो अधिकार क्या है? क्या अधिकार है? कानून का अधिकार। देखो, महिलाओं के कुछ अधिकार है, बच्चों के कुछ अधिकार है, किसानों के कुछ अधिकार है, ऐसे हमारे ठेले वाले के अधिकार है। क्या अधिकार है? यही हमें पता नहीं रहेगा तो
क्या हम अधिकार के लिए झगड़ सकते हैं? क्या अधिकार की मांग उठा सकते हैं? तो हम सबको ये जानना होगा कि हमारे अधिकार क्या है। नहीं तो आज भी ये हम लेके जाएंगे, बच्चों को बोलेंगे देखो कुछ तो पेपर दिया है, कहीं कोने में रख दिया, फिर अगले साल आएंगे तो इसके ऊपर इतनी मट्टी रहेगी कि हम लोगों को पता तक नहीं चलेगा इसमें क्या है। तो जरूरी नहीं कि आपको पन्ना लिखना आना चाहिए, आपके घर में किसी को आ सकता है। जरूरी नहीं कि घर में किसी को पन्ना लिखना आना चाहिए। आपके संगठन के जो भी लीडर है, जो भी आपके जानकार लोग हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हो। तो जानकारी लेना जो है, अपने अधिकार की, अपने कानून की जानकारी को लेना, इसका मतलब पढ़ना नहीं है। तो जो इसके बारे में जानता है उससे वो जानकारी लेना। तो अगर इसको हम ठीक से जानेंगे तो आपका आधा जो काम है, 50% जो आपकी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। और इसको जानेंगे तो आप जरूर लड़ाई करोगे, जरूर लड़ोगे, और आधा 50% काम जो हो जाएगा। तो 100% अगर आपको काम चाहिए, 100% अगर आप तकलीफ से बाहर आना चाह रहे हो तो बाबा साहब आम्बेडकर ने बताई हुई चीज को ध्यान में रखना है कि पहला सीखोगे तो आप संगठित हो जाओगे, और संगठित हो जाओगे तो जरूर संघर्ष करेंगे अपने अधिकार के लिए। तो याकूब भाई ने शुरुआत में बताया था कि सरकार को लगा रहा कानून बनाए, ऐसा नहीं हुआ। इस कानून के पहले 2000 साल में पूरे देश भर के जितने भी फेरीवालों के संगठन वो कलकत्ता में एक साथ आ रहे थे, और उन्होंने ये सोचने का प्रयास किया कि हम सालों से फेरी का धंधा लगा रहे हैं। रिलायंस का इतिहास जो है वो 70 साल का है, टाटा का इतिहास 150 साल का है, लेकिन फेरी का व्यवसाय, फेरी का इतिहास 3000 साल पुराना भी है। आप रामायण का सीरियल देखोगे, आप रोजगार का जो भी नक्शी का काम है अलग अलग जगह वो देखोगे तो उसमें आपको ठेले वाला दिखाई देगा। कोई भी बॉलीवुड का पिक्चर ठेले वाली दुनिया नहीं होता। गाड़ी पलटी करनी है तो ठेला वाला चाहिए, उसका ही एक्सीडेंट में गाड़ी पलटी करेगी। तो हमारा जो व्यवसाय है वो 3000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना। इस देश में आप जैसे, हम जैसे जो फेरी का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनका जो संख्या है वो 2 करोड़ के आसपास है। कितना? 2 करोड़ के आसपास है। दिन में अगर हम 300 रुपये भी कमाते हैं तो 2 करोड़ के रुपये मिलकर दिन में 600 करोड़ का हम मुनाफा कमाते हैं। बिजनेस कितना करते हो छोड़ दो, तो शायद 3-4 गुना ज्यादा हो। 600 करोड़ जो हम दिन में करते हैं तो पूरे साल में हम 2 लाख करोड़ का मुनाफा कमाते हैं। 2 लाख करोड़ का हम मुनाफा कमाते हैं। 2 करोड़ लोग अगर इस बिजनेस में है तो इस देश के 80 करोड़ लोगों को हम लोग डेली छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो खाना खिलाते हैं। अगर इतना महत्वपूर्ण ये अगर बिजनेस है जो सस्ते कम दाम में अच्छा खाना, अच्छा सामान कर देते हैं और 2 करोड़ लोगों को डायरेक्ट रोजगार देता है और करीब उतने 2-3 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट, तो इसके ऊपर हमारा है, मिलने वाला है, छोटा कंपनी चलाते हैं जिनका सामान हम बेचते वो लोग हैं। अगर 4 से 5 करोड़ लोगों को अगर हम रोजगार देते हैं तो इस देश में हम लोग सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले शहर के लोग हैं, किसानों के बाद। जो लोग कितने लोगों को काम दिया, उन लोगों ने काम दिया 4-5 लाख लोगों को। टाटा ने कितने लोगों को काम दिया? 4-5 लाख लोगों को। लेकिन हम देने वाले हैं जिन्होंने 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अगर कल हम कहने वाले नहीं रहेंगे तो ये शहर ठीक से नहीं चल सकता। अगर कल बंद रहेगा, 2-3 दिन सामान नहीं मिलेगा तो पूरे शहर में हड़कंप बन जाएगा। इतने महत्वपूर्ण जो हम कहने वाले हैं उनके लिए फिर अधिकार है या नहीं, उसका मंथन कलकत्ता में 2000 साल में हो गया। 2000 साल पहले नहीं, साल 2000। और उस वक्त तय किया गया कि हमारे जो योजना है कभी भी बंद हो सकती है। उसके लिए लगातार फिर लड़ाई होगी। 2007 से लेकर, शायद आप में से भी कुछ लोग आए होंगे, 2007 से लेकर 2013 तक, 14 तक लगातार देश के कोने कोने से आए हुए लोग, कन्याकुमारी से, मणिपुर से, अरुणाचल से, आपके यहाँ से, देश से आए नेशनल हार्वेस्ट
अंतर्गत संसद के ऊपर लगातार 7 साल मार्च निकाला और देश के कानून बनाने वाले लोगों को बताने की कोशिश की कि 3 लाख रोजगार देने वाले रिलायंस के लिए, टाटा के लिए अगर आप रेड कारपेट बिछाते हो तो 5 करोड़ का रोजगार देने वाले ऑफर्स के लिए आप सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? अगर नहीं सोचेंगे तो ऑफर्स जो ऑफर्स के पक्ष में नहीं है उनको वोट नहीं देगा, जो ऑफर्स के पक्ष में नहीं है उसको ऑफर्स हमका नहीं मानेगा, हमारे लिए भी कानून बना। उसी समय देश के तमाम राज्यों के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया हमारे देश में सबसे बड़े कौन है? एक तो पार्लियामेंट जहाँ पे हमारे सांसद बैठते कानून बनाते, एक ही सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाए उसका निगरानी करती या लोगों के हित के बारे में समय समय पे विज्ञापन लाते रहते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हॉकिंग जो है ये फंडामेंटल राइट्स है, उनका मूलभूत अधिकार है, उनका आजीविका का अधिकार है और रास्ता सिर्फ चलने वालों का, गाड़ियां बनाने वालों का नहीं हो सकता। तो हॉकर भी उस रास्ते का हिस्सा है और हॉकर्स के लिए भी जब भी शहर का प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं तो हॉकर्स के लिए भी सोचना जरूरी है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया लगातार जो संघर्ष चालू था और 2014 में आपको पता है कि पूरे देश में कांग्रेस का सरकार था और कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, ये पूरा लड़ाई चालू था। जब हाउस में जब चर्चा हुई, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे वो कम्युनिस्ट वाले हो, चाहे अन्य दल के लोग हो, सभी ने बोला कि नहीं, हॉकर्स को बचाना जरूरी है, हॉकर्स को भी कानून बनना जरूरी है। और सबसे बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल की और मार्च का जो बजट अधिवेशन चला था जिसमें लास्ट दिन में हॉकर्स के लिए कानून बनाने का जो ड्राफ्ट था, हॉकर्स का जो बिल था उसको कानून में पारित किया गया लास्ट अधिवेशन में। और 31 मई 2014 में हॉकर्स का कानून हमारे महामहिम राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पास हो गया। तो दोस्तों लगातार 40-50 साल की जो लड़ाई है और लगातार 14 साल देश के सभी संगठन एक साथ आते हैं, 2000 से 2014 तक 14 तक लगातार लड़ने के बाद हमारे लिए कानून। कल हमें तो बताते थे कि फुटपाथ में गंदगी करने वाले, शहर में पूरा गंदगी फैलाने वाले, पूरे ट्रैफिक जाम करने वाले जो लोग थे, आज हमें आत्मसम्मान के साथ हॉकर्स भी इस शहर का हिस्सा है, उनके भी अधिकार है, उनके अधिकार को हम कायम रखेंगे, ये बताने वाला कानून है। इतना संघर्ष करने के बाद जब हम लोगों को इस शहर का जिस तरह से अलग अलग लोग शहर में रोजगार कर रहे हैं, उसी तरह से इस शहर में काम करने वाले हॉकर्स को भी अधिकार मिल गया। 2014 में कानून बन गया, आज 2021 है, 7 साल हो गए। इस कानून बनने के बावजूद भी इस कानून का लाभ उठा नहीं सकते। उसका जो कारण है, आज भी जो हमारी मानसिकता है कि हम रास्ते पे बैठते, रास्ते तो हमारा नहीं है, हम फुटपाथ पे बैठते, फुटपाथ तो हमारा नहीं है, जिस जगह पे हम ठेला लगाते वो हमारा नहीं है, वो ऑफिसर हमें उठाता है या पुलिस वाले ने उठाते हैं तो आप उसके लिए संघर्ष नहीं करते क्योंकि हमको तो लगता नहीं कि हमारा है। तो दोस्तों हमारे पे बैठने वाला, चाहे फुटपाथ पे बैठने वाला या चाहे शहर में घूमने वाले, सब लोग फील करते। अगर डेफिनेशन ने हमें क्लियर कर दिया कि कौन फील हो रहा है तो हमारा आधा समस्या खत्म हो गया कि हम रास्ते में बैठे या शहर में घूमे, हम सब फील करते। तो उसके बारे में कानून बताया। कानून ने दूसरा क्या बताया कि कौन फेरी वाला है। तो ये कानून बनने के पहले 2014 मई 2014 के पहले जो भी इस शहर में बैठा था, चाहे 2 घंटे के लिए बैठे, चाहे 20 घंटे के लिए बैठे, चाहे सुबह बैठे, चाहे शाम को बैठे, जो भी 31 मई 2014 के पहले जो लोग इस शहर में बैठे थे उसको इस कानून के द्वारा वापस माना गया। और ये भी माना गया कि हर शहर पर हर 5 साल में सर्वे किया जाएगा और 2014 की पहले जितने भी हॉकर्स है तो सबको तो माना जाएगा, लेकिन हर 5 साल में जो सर्वे करके जो नए भी हॉकर्स होंगे उनको भी मान्यता दी जाएगी। उसके लिए क्या कारण है
कि इसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इस शहर की, हम अगर उदयपुर का लिखे, इस शहर की जितनी भी आबादी है, समझो उदयपुर की आबादी अगर 5 लाख, तो इस शहर की जितनी आबादी उसकी 2.5% ये हॉकर, ऐसा गवर्नमेंट का नेशनल स्टैटिस्टिक्स मानता है। तो 2.5% अगर हॉकर है तो शहर में जितनी भी जगह है जनसंख्या के आधार पे 2.5% जगह ये हॉकर ये रिजर्व होगी, तो काफी बड़ा जगह हम लोगों को मिल रहा है। तो जो हॉकर 2014 की पहले रहता है उसको भी कानून से प्रावधान है और 14 के बाद भी जो आएगा इन सबके भी जगह होना चाहिए। तो इन सबके बारे में कानून ने क्लियर किया है कि 2.5% या हॉकर्स की जगह है। अब हॉकर्स को देखेंगे कैसे, ये कानून का कितना हिस्सा बताता है। तो हॉकर्स का सर्वे करना है, कैसा सर्वे करना है, तो शहर में जितने भी हॉकर्स है जब तक उन हॉकर्स का सर्वे करके उनको वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता और वेंडिंग सर्टिफिकेट के बाद जब तक उनको आई कार्ड नहीं मिलता तब तक इस कानून के आधार पर कोई भी किधर भी किसी भी हॉकर को हटा नहीं सकता। आज नगर निगम जो हमें हटा रहे हैं, आप कानून पढ़ेंगे तो कानून में क्लियर लिखा हुआ कि जब तक किसी हॉकर्स का पूरा सर्वे, उसको जब तक सर्वे करने के बाद प्रमाण पत्र और उसको आइडेंटिफाई, उसको लाइसेंस करके वो नहीं मिलता तब तक किसी हॉकर्स को नहीं हटा सकते। तो आज आप लोगों के पास, किसी के पास लाइसेंस मिला है, किसी को अगर मिला है तो उनको क्यों हटा रहे, अगर नहीं मिला है तो उनको क्यों हटा रहे, तो कानून को बता रहे। तो जब तक वो सर्वे नहीं होता, सर्वे कैसे होना है, तो जीआईएस जियोलॉजिकल सर्वे करके जहां पे वो हॉकर बैठता है उसका जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करता है। वो आइडेंटिफाई करते वक्त उस जगह के जो यूनियन है, जो यूनियन के प्रतिनिधि को जो टेम्पररी टाउन मीटिंग है, टाउन मीटिंग के ऊपर में आऊंगा जो हमारे वो टेम्पररी टाउन मीटिंग के प्रतिनिधि, वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, वहाँ के आदमी होते, वहाँ के नगर निगम के प्रतिनिधि मिल के वो सर्वे करेंगे। आजू बाजू के जो 2 हॉकर्स है, जहाँ हॉकर करता है उसके आजू बाजू के 2 हॉकर्स है वो उसके लिए साक्षीदार रहेंगे। उसका सर्वे करने के बाद उन हॉकर्स को तुरंत वेंडिंग सर्टिफिकेट देना है। वेंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, तो सर्वे होने के बाद जिस जगह पे वो हॉकर्स मिला, जिसका सर्वे हुआ, उसको उस जमीन के आधार पे वेंडिंग सर्टिफिकेट में उसकी पूरी जानकारी है, कौन सी जगह पे ऊपर बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका पूरा जीपीएस मैप के द्वारा लोकेशन के साथ वो पूरा आइडेंटिटी के साथ, तो कल कोई बोल नहीं सकते कि यहाँ पर हॉकर्स नहीं है, तो वह हमारे आइडेंटिटी क्लियर होता है। और जैसे ही वो सर्वे हो, जैसे ही वो सर्वे के बाद वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद टाउन मीटिंग कमेटी जो बनाई जाएगी वो उनको आइडेंटिफाई करना। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, जैसे ही सर्वे करते हैं काफ़ी लोगों को सर्वे में तो मान नहीं दिया, 100 हॉकर्स हैं तो सिर्फ 40-50 हॉकर्स को सर्वे किया, किसका सर्वे किया उसको कुछ जानकारी नहीं देते, जानकारी देने के बाद उनको सीधा ID कार्ड दिया जाता है जो प्रोसेस में नहीं है। तो सर्वे और सर्वे की जो प्रोसेस है उसके बारे में उस कानून में ठीक से बताया जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो चौथा मुद्दा है जो है टाउन की कमेटी, शहर फेरीवाला समिति, जिसमें हमारे ईमानदारी है, जिसमें और भी आपके सदस्य हैं। इस पूरे कानून का जो आत्मा है वो है टाउन कमेटी, शहर फेरीवाला समिति। क्या है शहर फेरीवाला समिति? कानून में यह बताया गया था कि पूरे शहर में कुछ भी करना है तो उसका निर्णय कमिश्नर नहीं लेगा, वो लेगा टाउन मीटिंग कमेटी। टाउन मीटिंग का चेयरमैन या कमिश्नर होगा, लेकिन निर्णय अकेला चेयरमैन या अकेला आयुक्त नहीं लेगा तो टाउन मीटिंग कमेटी लेगी। तो उसमें दिक्कत था, पहले टाउन मीटिंग कमेटी अगर करना है तो फिर सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे करना है तो टाउन मीटिंग कमेटी के मेंबर चाहिए जो बताए कहाँ कहाँ कौन से एरिया में सर्वे करना है। तो उसमें से ये रास्ता निकल आता है कि शहर में ये सर्वे करने के पहले एक टेम्पररी टाउन मीटिंग कमेटी बनाई जाएगी। तो शहर में जो भी यूनियन है
ऐसे कुछ लोगों को चुना जाएगा। कौन रहेगी टाउन मीटिंग कमेटी में? तो अगर उसमें 20 टाउन मीटिंग कमेटी में अगर 20 सभासद है, मेंबर है, तो 10 ऑफिस के प्रतिनिधि रहेंगे हमारे परिवार में, और बाकी 10 जो है उसमें 2 NGO के रहेंगे, 2 हमारे पुलिस वाले रहेंगे, 2 नगर निगम के रहेंगे, 2 जो यहाँ पे रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापारी मंडल है, उनके रहेंगे। तो हमारा संख्या 50%, बाकी लोगों का संख्या 50% में टाउन मीटिंग कमेटी रहेगा। सिलेक्टेड में, इलेक्टेड में सिलेक्टेड, क्योंकि सर्वे करना पड़ेगा। आज पूरे देश भर में 2-3 नगर छोड़े जहाँ पे आप देखो सिलेक्टेड टाउन मीटिंग कमेटी को ही उन्होंने देखे सर्वे भी किया, उसके बाद कुछ किया नहीं है। जहाँ लोग लड़ते हैं वहाँ पे हो गया, और सर्वे होने के बाद जो टाउन मीटिंग कमेटी के लोगों के लिए चुनाव होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ये देश का एक आधा सच है कि टाउन मीटिंग के बावजूद भी प्रक्रिया को किसी भी नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाउन मीटिंग कमेटी क्या है, शर्त फेरवार समिति क्या है। तो जैसा मैंने बताया, शर्त फेरवार समिति ये इस कानून का आत्मा है। क्यों आत्मा है? कल जब सर्वे के बाद चुनाव होंगे तो देश में एकमात्र कानून ऐसा है जिसमें जैसा हम सांसद की जो विधायक की चुनाव करते हैं, वैसा टाउन मीटिंग कमेटी में हमारे कौन प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, ये अधिकार हमारे हकदार भाइयों बहनों को है। तो हमारे प्रतिनिधि चुन के जाए, प्रतिनिधि चुन के जाने का फायदा क्या है? हमारे यहाँ के पार्षद नगर निगम में जाकर अपनी बात इसलिए बता सकते हैं क्योंकि वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए कमिश्नर है, राज्य अधिकारी, उनको उसकी बात सुननी पड़ती है। वैसे दर इस कानून के आधार पर टाउन मीटिंग कमेटी में हमारे परिवारों के साथी 50% हमारे परिवारों के साथी जब मिल के जाएंगे तब कमिश्नर भी उस कमेटी का मेंबर है और हमारे चुन के आया हुआ गुमान भाई भी मेंबर है। तो कमिश्नर उस शहर से गुमान भाई को ऑर्डर नहीं छोड़ सकता, जितना कमिश्नर को अधिकार है उस कमेटी में उतना ही गुमान भाई को, उतना ही हमारे बाकी जो लोग रहेंगे उनको है। कोई भी IAS ऑफिसर, कोई भी बड़ा अफसर नहीं चाहेगा कि रास्ते पे ठेला लगाने वाला प्रतिनिधि मीटिंग में मेरे सामने आके मुझे ऊंची आवाज में बोले, कोई नहीं चाहता। उसके लिए उन्होंने इस पूरे मसले को बता दिया। काफी अधिकारी, चाहे पुलिस के हो, नगर निगम के हो, उनको आपसे, आपके साथियों से काफी रिश्वत मिलती है, आप मानना ना हो काफी रिश्वत मिलती है ताकि आपको हटाया ना जाए। तो सोने का अंडा देने वाले मुर्गी को कोई काटना चाहेगा तो ताकि रहे इनसिक्योरिटी रहे, ताकि उनको हम दबा के जा सकते हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी पूरे देश भर में स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या कर रहे हैं, मॉल आ रहे हैं। देखो उदयपुर जैसे शहर में कम से कम आपको 50-60 मॉल मिलेंगे, रिलायंस वाले के हैं, टाटा वाले के हैं, महिंद्रा वाले के हैं, डिमार्ट वाले हैं, हजारों मॉल सबको मिलेंगे। अगर वापस शहर में मजबूती से खड़ा रहेगा तो उनका धंधा पैदा करेगा। वैसे भी आगे बार इसी करते हैं तो हमारा जो मुनाफा है, हमारा ऑफिस का जो रोजगार है, उसको अगर खत्म किया तो उनका दुकानदारी चल सकती है, उनका प्रेशर है। तो इन सबके बीच में हमारे ऑफिस का टाउन मीटिंग में आना इन अधिकारियों को, इन लोगों को पसंद नहीं। इसलिए आज भी काफी शहर में उस तरह से ऑफिस का सर्वे नहीं किया गया जो टाउन मीटिंग कमेटी में। जैसा मैं बता रहा था, टाउन मीटिंग कमेटी के हर सदस्य को अगर आप में से भी कोई चुन के गया तो आपको जितना कमिश्नर को अधिकार है उतना अधिकार आपको है। क्या अधिकार है? आज अगर समझो ये जो हमारा पारस रास्ता जो है यहाँ से अगर हटाना है, आज क्या होगा, किसी अधिकारी किसी पुलिस को लगा गाड़ी आ रही है, सही होता है ना। कल इस रास्ते पे कुछ कार्रवाई करनी है, बिना टाउन मीटिंग कमेटी के परमिशन, रेजुलेशन, कोई भी किसी भी ऑपरेटर को नहीं हटा सकता। ये अधिकार टाउन मीटिंग कमेटी को। अगर किसी चौराहे पे जहाँ ऑपरेटर बैठे जिसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा है तो आज वहाँ पे कार्रवाई नहीं जाती, कल टाउन मीटिंग कमेटी करेगी। उस चौराहे से 50 मीटर दूर जो वेंडर है उन सबको वहाँ पे बिठाना है। जो भी शहर में खरीदवारों का धंधा करता है, कहीं का धंधा करता है, इन सबको तुरंत आइडेंटिटी कार्ड मिलना है।
कमेटी फिक्स करेगी। इस शहर में कितने ऑफिसर बैठने चाहिए तो कमेटी फिक्स करेगी। इस शहर में जो भी फिजिकल धंधा कर रहा है उनको उनके बच्चे के पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। उनके जो बीमारी है उसके ऊपर उनको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। वो जहाँ पे व्यवसाय करते हैं वहाँ आजू बाजू में उनके बच्चे अगर रहेंगे, छोटे बच्चे, तो उनको संभालने के लिए छोटा सा विश्राम होना चाहिए जिसमें महिलाएं और उनके बच्चे रह सकते हैं। उनको प्राइवेट फैसिलिटी होना चाहिए। उनके लिए सामाजिक सुरक्षिता होनी चाहिए। मतलब जैसा प्राइवेट कंपनी में या जो भी सरकारी लोगों को प्राइवेट फंड मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है, भी मिलनी चाहिए। अब आपको लगे भाई यहाँ तो मेरा कितना मुश्किल हो रहा है, अरे भाई साहब मुंबई से आके क्या बात है, प्राइवेट फंड मिलना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए और सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये कानून में बताया गया सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो भी शहर में काम करना है 5% अर्बन रिन्यूअल मिशन द्वारा 5% निधि जो पैसा है वो इस स्कीम के इम्प्लीमेंट किया। हमने से किसी को पता नहीं, जो शहर का इम्प्लीमेंट कर रहे वो टाउन बिल्डिंग कम्युनिटी में हमारे लोग हैं तो हम उसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं। आज देखो माथाटी कामगार जो है, माथाटी मतलब जो रेलवे स्टेशन के हमारे जो है, आज उनके लिए भी काम है, आज उनको ये सब फैसिलिटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उनके लिए ग्रेजुएटी है, उनके लिए पैटर्न फंड है, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी, उनके बच्चों को शिक्षा कहाँ से पैसा है? क्योंकि उनका बोर्ड हुआ, क्योंकि उनका कानून नीचे इम्प्लीमेंट हुआ। कल राज्य सरकार और केंद्र शासन शहर में जो भी निर्माण होगा उसमें से 5% अर्बन रिन्यूअल मिशन का जो निधि है वो इसके लिए देना मैंडेटरी है। केंद्र सरकार को बता रही, मुझे तो अधिकारी बता रहे हैं, हम लोग तो काफी बार गए हैं, वो बताते हैं कि हमारे पास इतना करोड़ों पैसा पड़ा हुआ है, आज भी 15,000 करोड़ पड़ा हुआ है, क्या करे कोई स्टेट इसके लिए मांग नहीं रहा है। क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि किसी भी स्टेट में इस तरह से टाउन बिल्डिंग कमेटी नहीं है, जो भी है वो सिलेक्टेड है, मतलब सरकार के प्रतिनिधि ने चुना हुआ है, इलेक्टेड नहीं। हमारे जो ऑफिस बैठे हैं, वेंडर बैठे, उनके सर्वे में जिनका नाम है, जैसा मतदार यादी बनता है वैसे यादी बन के उन्होंने चुनाव नहीं है। तो जब तक इन सबके लिए हम लड़ेंगे नहीं तब तक हमें ये योजना नहीं मिलेगी। तो संविधान की धारा है वो बता रहे हैं किसी को हटा नहीं सकते। तो अगर आपको हटाया वो लीगल था, इनलीगल था, क्या था? इनलीगल था, तो आप इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। समझो आपका नाम उठाया, अगर मेरे घर से 5 रुपए की चोरी हो जाती है, चोरी में पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूँ ना? तो आपका 2-3 हजार रुपए का नाम उठाया, कोई नगर निगम वाला, कोई पुलिस वाला उसका पंचनामा कर देगा, स्पॉट का पंचनामा कर देगा, बिना पंचनामा किए आपका माल पैसा उठा के लेके जा सकते। कानून आपके हाथ में, ये कानून का धारा। तो एक तो बिना वेंडिंग सर्टिफिकेट, बिना लाइसेंस, बिना सर्वे आपको हटा नहीं सकते। दूसरा है कि अगर हटाया भी तो आपके माल का, आपका जो भी सामान उठाया उसका पंचनामा होना जरूरी है। पंचनामा होना जरूरी, तो आप वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको आप कानून में फंसा सकते। हम तो अधिकारी को देखते भागते हैं, चोर पुलिस बन जाता है, पुलिस चोर बन जाता है। पहले 2014 के पहले हमें कानून का अधिकार नहीं था। आज पुलिस प्रशासन चोर है ये बताने की हिम्मत रखता है, क्योंकि कानून आपके सही है। एक बार कोशिश करो कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया, हमें हटा, एक बार कोशिश करो। ये कोशिश एक आदमी से नहीं होगा। मैं जैसा बता रहा हूँ, एक लाठी कोई भी तोड़ सकता है, 100 लाठी को 50 लाठी को एक साथ आना होगा। वैसे हमारे 15,000 अगर ऑफिस है इंडिया में, कम से कम 5,000 ऑफिस तो ऐसा था, भूल जाओ कौन इंडियन है, कौन लीडर है, आपके अधिकार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए तो एक साथ आ गया। हमारे कुमार भाई बोल रहे कि 10 रुपये भी कोई देने के लिए तैयार नहीं, इनका पुलिस 100 रुपये मांगेगा तो 200 रुपये देगी, 7 रुपये जाओ, ये लोग ध्यान रखो। ये हमें कहीं ना कहीं तो बदलना होगा। हमारे चुनाव की मानसिकता उसको हमें साइड पे करना होगा। आसान नहीं है, आसान नहीं है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। मुमकिन बनाना आपके हाथ में, वो कोशिश आपको करनी होगी जो ये कानून आपको उसका अधिकार देगा।
तो इस कानून को आप लोग ठीक से पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इस कानून के जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप लोगों को समझना होगा और उसके आधार पर आने वाले समय में आपको आपका संगठन एक साथ मिला के, चाहे यूनियन 4, 5, 10, 15 यूनियन होंगे, एक साथ उदयपुर के लिए, उदयपुर के ऑफिस के लिए एक साथ आ जाओ, इसके ऊपर बात करना चालू करो। इसका याकूब भाई के साथ 4 पेज का एक छोटा सा कलरफुल जो है उसको आपकी दुकान के सामने, जब भी आप आपका व्यवसाय करने को जाते हैं तो उसको आपके साथ में लेके जो भी कार्रवाई करते हैं, क्या वो मुझे तो पढ़ना नहीं आता, आपको आता है, पढ़े लिखिए, पढ़ो, बताओ मेरे ऊपर कैसा कार्रवाई कर सकते हैं। जब आप सवाल पूछना चालू करोगे तो सामने वाला डर जाएगा। जब सामने वाला सवाल करेगा आप साल की नोट निकालेंगे, वो बड़ा सामने हो चुके हैं। आपको तय करना जो जिंदगी में जी रहे उसी जिंदगी में जीना है, या थोड़ा लड़ना है, संघर्ष करना है, संघर्ष करते वक्त थोड़ा हमें तकलीफ भी होगा, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना है। और आत्मसम्मान के साथ जीने का जो दायरा है, जो अधिकार आने वाला है, उस अधिकार का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। एक साथ आके एकजुट करके अगर आप लड़ोगे तो हमारे लिए अधिकार मिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जितना हम मस्तापुर फेडरेशन के द्वारा हो सकता है वो जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। इसमें नथु भाई ने जो यहाँ पे पूरा उजाड़ीकरण हुआ था, काफ़ी हॉकर्स पटाया गया था, मुझे लग रहा है शायद फरवरी में, जनवरी के एंडिंग और फरवरी में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक और हरदीप सिंह पुरी जो इसके पूरे मंत्रालय के अधिकारी मिनिस्टर है, उनके साथ संजय कुमार जो वहाँ के डायरेक्टर है, उन सबके पास ये लेटर जो है हमारे जाते रहते हैं, उनके साथ फॉलो करते हैं। सेंट्रल के लोग, स्टेट के लोग तैयार है, दिक्कत होती है हमारे शहर के जो अधिकारी है उनके लिए, क्योंकि सोने का अंडा वही खाते हैं। अब उनको ये बात समझाना जरूरी है, उनके साथ बनना जरूरी है। अब इसको जितना समझेंगे, जितना करोगे वो आपके लिए आसान है। जहाँ जहाँ आपको मदद लगेगी वहाँ मदद करेंगे। खासतौर से महिला जो 40% महिला इस सेक्टर में आपको आगे आ जाओ, अपने अधिकार के लिए, अपने लड़ाई से, अपने बच्चों के और हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक साथ आ जाओ। तो ये कानून के साथ मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको भाई ने बताया, इसमें मैं PM स्वनिधि जो स्कीम है उसके बारे में जानकारी देता हूँ कि पहले से हमारा रोजगार जो मुश्किल वाला, बारिश में हम लोगों को व्यवसाय करना पड़ता है, तेज धूप में हम लोगों को व्यवसाय करना पड़ता है, चाहे कितनी भी ठंड में हमें व्यवसाय करना पड़ता है, क्योंकि हम अगर व्यवसाय नहीं करेंगे तो हमारा जो परिवार है वो मर जाएगा। लेकिन लॉकडाउन ने हमें दिखा दिया, मार्च 2020 में जो लॉकडाउन उन्होंने हमें दिखा दिया उस 3 महीने में कि एक दिन भी हमारा धंधा नहीं चलेगा तो हमारा जीना मुश्किल। हम तो 3 महीना 100 दिन घर में जब बैठे थे तो मजबूरी से हमें सबके सामने हाथ फैलाना पड़ा, कम से कम जीने के लिए तो अनाज देना। तो जिस फेरी वालों ने इस शहर को खाना खिलाया, जिस फेरी वालों की वजह से हर घर में चूल्हा जला, जिस फेरी वालों की वजह से इस शहर में चाहे वो महिलाओं का ड्रेस हो, पुरुषों का ड्रेस हो, जिसकी वजह से रौनक आई, वो जब घर में पड़ा था तब उसके ऊपर देखने वाला कोई नहीं। तो हम लगातार सरकार के साथ बात कर रहे थे कि शर्म करना चाहिए, जब देश के लोग खाने के लिए भी रो रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी भाषण देना आसान है, लेकिन पेट की आग बुझाना मुश्किल है, वो पहले बुझा। और हर फेरी वाले को जो भी फेरी वाले रास्ते में धंधा करता है, जिनका नगर निगम में जानकारी है, उन सबको हर महीने में जब तक लॉकडाउन देगा 5,000 रुपये उनके अकाउंट में डाला। जैसा मैंने बताया कि रिलायंस और टाटा जाते तो सरकार दौड़ के आती, लेकिन ये तो गरीब फेरी वाला, इसके ऊपर देखने वाला कोई नहीं। ये मरा, ये जिया, इसके घर में चूल्हा जलेगा ना जले, किसी को पड़ी नहीं है, तो सरकार भी इसके बारे में लेने के लिए तैयार नहीं थी। लॉकडाउन था, लेकिन हम लोग लगातार गेम करके अलग अलग तरह से हर रोज सरकार को कम से कम 20-20, 30-30 मेल डाल के, मोबाइल में मैसेज डाल के काफ़ी परेशान कर रहे थे। और उसके बाद सरकार ने आप सबको बताया कि जुलाई में 10,000 रुपये की कर्जे का लोन का एक स्कीम अनाउंस की। शुरुआत में हम लोगों ने विरोध किया कि दे रहे हो 10,000 वो भी कर्जा, मतलब कर्जे में हम मर रहे हैं, तो किसानों के बाद क्या हमें भी फांसी लगा के मरना होगा? तो हमें आपका लोन नहीं चाहिए। और उन्होंने जो लोन का ड्राफ्ट भेजा था तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी पढ़ाई करने के बाद उसमें एक लाइन डाल दिया कि अगर आप 5,000 रुपये की हमारे को मांग रहे हो तो आप नहीं दे सकते तो राज्य सरकार को बोलो। अगर आपके पास पैसा नहीं है
सरकार ने जानकारी दी कि हमारे पास पैसा नहीं, तो बैंक का पैसा अगर हमें लोन पे दे रहे हैं तो ये लोन हम तभी लगे जब आप बोलेंगे कि ये लोन के दौरान सबको वेटिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका हम परमानेंट मानेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था, संजय कुमार जी जो सेक्रेटरी है इस मिशन के, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन सरकार के सामने अधिकारी भी कोई बोल नहीं सकते, तो उन्होंने उसको मान के उन्होंने मिनिस्टर के साथ बात किया और अपने रेट में 10,000 तो जिसको ये 10,000 लोन मिलेगा उसको नगर निगम से अलॉट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा कि ये बंदा सही ऑफर है, इसको लोन देने में कोई खर्च नहीं, वही प्रमाण पत्र हमारे लिए सबूत बनेगा। जब तक सर्वे नहीं होगा हमारे पास कम से कम सरकार के डॉक्यूमेंट रहेगा कि इसको ये मिला है। अब दिक्कत यह है कि देश भर में ABCD ऐसे 4 कैटेगरी लोन में बनाए। ए मतलब कौन, इनका सर्वे हुआ है जिनके पास लाइसेंस नहीं। बी मतलब कौन, इनका सर्वे हुआ है लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन सरकार के पास ना हो। सी मतलब क्या, कि उनका सर्वे भी नहीं हुआ लेकिन उनके पास कभी तो कुछ कार्रवाई किया है, उसका पावती पहुँचाएगा कुछ। डी मतलब क्या है कि वो आता है जाता है, बेचारे के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं। ऐसे 4 कैटेगरी लोन। सरकार ने कहीं इसमें ए और बी कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा नहीं दिया, हमारे को ज़्यादा नहीं दिया, बस ये बी कैटेगरी 50 लाख लोगों को लोन देने की बात की हम लोगों ने बोला 2 करोड़ ऑफर से 50 लाख लोगों को दी जाएंगे। तो सरकार बोली कि इसको हम लोग और आगे तक बढ़ाते और मार्च 2022 तक इस बिल को चलाएंगे। ए और बी कैटेगरी को तो जरूरत नहीं है, लेकिन गुजरात में, MP में और उत्तर प्रदेश में जो हकस नहीं उनको भी लोन दिया, जिसका हकस के साथ कुछ समझ ही नहीं था, ऐसे लोगों को लोन दिया। जब लोन दे दिया तो पता चला ये हकस ही नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनको टारगेट बढ़ाना था, मोदी जी सब जगह घूम रहे थे, उनको सभी ऑफिसर्स को बताना जरूरी था, तो ऐसे करीबन 11 लाख लोगों के फॉर्म भरे गए, जिसमें से 7 लाख लोगों को लोन मिल गया। लोन देने के बाद बैंक को समझ में आया, तब तक सी और डी कैटेगरी के लोगों को लोन तो नहीं मिला था, सी कैटेगरी के कुछ लोगों को लोन दिया था। बैंक को समझ में आ रहा है जिसने लोन दिया है जुलाई में अगस्त सितंबर में लोन दिया है, रुपये की कोई वापस नहीं देगा। जो असलियत में ऑफर सही नहीं तो उनको क्या करना है, उनको लोन देके पैसा खा रहा। सरकार खाती तो हम क्यों नहीं खाए, ऐसा सोचने वाले लोग काफी खा रहा। हमारे ऑफर्स के लिए मकसद क्या था, 10,000 रुपये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। आप 10,000 दे दो, हम लोग महीने में 1,000 रुपये करके उस लोन को खत्म कर देंगे। हमारे लिए मतलब ये बेटी सर्टिफिकेट आज भी उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन बैंक वाले अभी लोन देने के लिए खुशी राजी नहीं है, क्योंकि बैंक वाले के अभी तक 1500 करोड़ रुपये जो लोन दिया, 5,000 करोड़ रुपये देना था, जिसमें 1500 करोड़ रुपये सरकार ने आश्वासन दिया था कि अगर 2 रुपये कम करेंगे 3,500 बैंक को देना था। तो 3,500 करोड़ में से 1,500 करोड़ बैंक ने दे दिया। तो उसके बाद बैंक को पता चला रहे 10% लोन की, उसका लोन का जो हफ्ता है वो भर नहीं सकते, भर नहीं रहे। हालांकि हमारे ऐसे यूनियन है, हॉकर्स कभी किसी से चोरी करके कमाता है। अगर हॉकर्स को चोरी करना होता तो वो चोरी पॉकेट मारी का धंधा करता, क्यों रास्ते में धूप में इतना बैठ के, गर्मी में इतना बैठ के, इतना पोल्यूशन है, उसके ठंड में बैठ के क्यों अपना धंधा चला रहा था, 12-12, 13 घंटा क्यों काम करता था? तो नहीं, वो चोर नहीं, लेकिन जिन असली हॉकर्स को मिलना चाहिए उनको लोन नहीं मिला, तो उनका अभी डिटेल्स भी हम मैनेजर करके कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, चाहे नगर निगम से हो, चाहे हम जिनको अटैक करके कंपनी को यूज कर रहे हैं उनका हो, सरकार तो इतना आसानी से लोन देने के लिए तैयार नहीं है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इतना आसानी से अलॉट देने के लिए, प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन तैयार नहीं तो हम उनके किसी ऑफिसर के बाप का तो नहीं मांग रहे, उनके जेब से तो नहीं मांग रहे, तो सरकार ने दिया हुआ स्कीम से मांग रहे। जितना हो सके उतना आप लोग लोन के लिए अप्लाई करें। उसमें आपको आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक चाहिए। अगर आधार कार्ड का अगर मोबाइल नंबर से अगर अटैचमेंट हो आपके कम्युनिकेशन से भी चलता है। जो भी हो, आप कोशिश करो कि इस लोन का फायदा ले लो। ये लोन का फायदा सरकार की योजना के लिए नहीं है, तो हमें वेटिंग सर्टिफिकेट मिले, हमें अवार्ड मिले, इनका लोन मिल जाए तो आपका PM सूर्य का आपका एक नंबर जो है, आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो वो इशू होता है। आज तक तो कभी तो हमारी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में और एक कदम आगे करने के लिए उसका फायदा हो सकता है, उस लोन का लेने की कोशिश करो। फिर एक बार बताऊँगा, जानकारी देने वाले काफ़ी लोग आएंगे आपके साथ, तो आपका नसीब है कि हमारे वकील साहब आए पूरे देश भर में डॉक्टर्स के लिए। आपको शायद पता होगा, जो पूरे देश भर में घूमते रहते हैं, आपकी मीटिंगों में आते हैं,
आपके पास काम करने के लिए लोग तैयार हो, तैयारी अगर नहीं है तो आप लोगों को रास्ते से उठिए, अपने अधिकार के लिए तो हम खड़े रहेंगे, तभी हम बदलाव कर सकते हैं। और बदलाव के लिए जानकारी के साथ बदलाव आपको करना पड़ेगा। और फिर आखिर बार मैं बता के मेरा जो जानकारी है वो खत्म करूंगा कि फिर आपको वही एक साथ आओगे, आपको मकसद मिल जाएगा। क्यों सिक्योरिटी एक साथ आए, संघर्ष करके अपने अधिकार को पाना है। इस अधिकार को जो हमें लड़ के मिला है, किसी के बाप ने नहीं दिया। 50 साल के संघर्ष के बाद जो कानून हमें मिला है, उसका सही में इस्तेमाल करने के लिए इसकी जानकारी ले लो, एक साथ आ जाए, जानकारी ली, बार बार जानकारी ले लो, और सही जानकारी लेने के बाद आपको भी पता चलेगा है हमारे हाथ में तो पारस महीना हमारे पूरी दुनिया में घूम रही है। बस इसको जानो, समझो। हमारे हेमंत सिंह जी जनरल काउंसिल उनकी मिलकर आपके लिए आप अगर उनकी हिम्मत देकर एक साथ आओगे, आपकी एकता बढ़ाओगे, तो आने वाले समय में उदयपुर के हॉस्पिटल्स को कोई भी हटाने के बारे में सोच तक नहीं सकता। फिर एक बार आप सबको इस नेक काम के लिए शुभकामना देते हुए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के बारे में एक साल भर की जानकारी की मीटिंग आपको दी इसी श्रृंखला में संस्थान से क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली तरफ से करवाया गया है। निजाम भाई, कुमार सिंह जी, याकूब भाई, वकील साहब, मेरे को ज़्यादा कानून के बारे में कहना है। कानून के बारे में तो आपने बता दिया है सारा। मूल बात ये है कि कानून कभी कानून के पाँव नहीं है। अब कानून को चलाना है तो हम सबको मिलके चलाना है, क्योंकि 2015 में कानून बन गया है, 5 साल हो गए। और एक तरफ सरकार भी कह रही है कि सबको अपना खुद का व्यवसाय करना है और सरकार उसको मदद भी करेगी, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उदयपुर शहर के अंदर बहुत सारे इलाकों में नॉन वेटिंग जोन के नाम पर लोगों को हटाने का काम हो रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमको अलग अलग जो मार्केट है उस वक्त कमेटियों को मजबूत करना पड़ेगा। और जो गुमान सिंह जी शुरू में भी कह रहे थे कि जब तक यूनियन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आगे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि आज जिस संख्या में हम लोग हैं उससे हमको देखना चाहिए कि हमारी ताकत कितनी मजबूत है। उसका अगर हमको धरना देना पड़ेगा, कोई रैली निकालनी है, तो उसमें अगर संख्या कम हुई तो सरकार को भी लगेगा इनके पास तो लोग ही नहीं है और इनका कोई मामला आगे बढ़ाने के से हमारा कोई राजनीतिक फायदा भी होने वाला नहीं। तो अभी ये लग रहा है कि जैसे जिसके दिक्कत है वो लोग को इकट्ठे हो रहे हैं, जिसके दिक्कत नहीं है वो अपना धंधा कर रहे हैं। तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम नहीं निकालेंगे तब तक कोई चीज़ें आगे बढ़ने वाली नहीं है। अभी आप देखो कि अगर जो व्यापारियों का अगर कोई GST वाली बात हुई थी, सरकार ने की थी, तो उस समय पूरे मार्केट बंद हुए थे, उन्होंने उसका विरोध भी किया था। पटवारियों की कोई मांग है, अभी पटवारी अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, अभी हमारी तनख्वाह कम है, तो सारा काम बंद करके वो जयपुर में बैठे हुए है ना। तो जिसकी नौकरी सुरक्षित है, जिसको बिल्कुल महीना होते पैसा मिलना है, व्यापारी है जिसका धंधा वो नहीं है, वो भी इतने संगठित है और वो अपनी मांगों को लेकर हमेशा सरकार को चेतावनी देते रहते हैं। तो हमारे इस काम के अंदर जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक कोई बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। बाकी कानून तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन ये कागज नहीं रह जाएगा, है ना। और आपने जो आए हैं मुंबई से, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस कानून को समझाया, और मैं भी 2-3 मीटिंगों में पहले आया हुआ, तो वकील साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इस कानून के बारे में जानकारी दी हुई। लेकिन वही बात है कि कानून को हमको जमीन पर लागू करने के लिए थोड़ी मजबूती से संघर्ष को करना पड़ेगा। जब तक संघर्ष मजबूत नहीं होगा तब तक चीज़ें कभी आगे नहीं बढ़ेगी। अभी और भी साथी हैं, आप लोग भी अपनी बात रखो कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि बातें तो करते रहेंगे, हम भी आगे अपना भाषण दे देंगे, बाकी साथी भी अपनी बातें बोल देंगे, लेकिन जब तक वो चीज़ आप लोग तय नहीं करोगे तब तक शायद चीज़ें बदलने वाली नहीं है। तो हमको मिलके वास्तव में इस मुद्दे पे काम करना है। और जो 15,000 वेंडर्स है उनमें से आधे से ज़्यादा तो अपने मेंबर बनने चाहिए, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो आदमी यूनियन के पदाधिकारी है, वो बेचारे कितना दौड़ेंगे, जब तक हर मार्केट के अंदर 10-20 का संगठन नहीं बनेगा, महिलाओं का संगठन नहीं बनेगा, तब तक ये चीज़ें आगे शायद नहीं बढ़ पाएगी। और एक बार बाकी दूसरी जगह आप देखोगे संगठन बनते हैं तो बहुत बड़े बड़े एरिया बनते हैं। अब हमारा तो उदयपुर शहर छोटा ही है, आप
आप मुंबई की बात करोगे, बेंगलोर की बात करोगे, दिल्ली की बात करोगे, तो इससे 30-30, 40-40 उदयपुर उसमें समा जाते हैं। वहाँ पे भी बहुत मजबूत संगठन काम कर रहे हैं। हमारा उदयपुर उस नजरिए से देखेंगे तो बहुत छोटा सा है। यहाँ से जाएंगे, उदयपुर वाला मार्केट आ गया, फिर दिल्ली गेट आ गया, हाथीपोल आ गया, तो मार्केट पास में। तो संगठन बनाना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम नहीं है, खाली थोड़ी सी मन में इच्छा हमको जागरूक करनी पड़ेगी। और लेकिन अब कि आज हम कम लोग हो, लेकिन आप भी जाके 10-10, 20-20 से बात करोगे और उनको यूनियन का अगर मेंबर बनाओगे तो कल ये दिन दूर नहीं है कि हमारा काम नहीं होगा, सुनना पड़ेगा। अभी हॉस्पिटल से निकले बात, और मैं भी याकूब भाई के साथ जयपुर था, तो के साथ गया, हम वहाँ मिले भी हैं। लेकिन क्या है कि अधिकारी भी नेता भाई टाइम को ही जवाब देते, उन्होंने भी जवाब दिया कि हाँ आप करेंगे, कर देंगे, आप नीचे बात करो। नीचे बात करते हैं तो वो हमारे जो उपमहापौर है वो ज़्यादा हमारा ध्यान नहीं देते। उनको तो शहर की सुंदरता चाहिए। अखबार में भी वो खुलेआम दिख रहे हैं कि शहर को सुंदर बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक आगे रहूँगा। तो जो धंधा कर रहे हैं वो उनके लिए सुंदर नहीं है, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं वो उनके लिए सुंदर नहीं। उनको तो बाहर से आने वालों के लिए सुंदरता लानी, तो हमको समझना पड़ेगा कि हमको कैसी सरकारें चुननी है। और जब तक हम सरकारों को जवाब नहीं देंगे मुंह तोड़, तब तक शायद इसी तरीके से हमारा शोषण होता रहेगा। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। मेरा तो ये निवेदन है कि हम कैसे संगठित हों, और संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो शायद चीज़ें आगे बढ़ेगी। बाकी कानून तो बहुत अच्छा बना हुआ है। अजय जी से निवेदन करूँगा, उसके बाद फिर आप लोग अपनी थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे। 500 लोगों को लेना है तो इन्होंने 2,500 को लेकर 10,000 लोगों को बच्चे में जब इनसे बात करते हैं, जैसे भगवान जी ने बताया था कि जैसे ट्रेनिंग हो, इनके पास प्रोविजन है कि इनकी ट्रेनिंग की जाए, कानून के बारे में जानकारी दी जाए, IC एक्टिविटी की जाए। मैंने इनसे बोला तो इनको बोल रहे हैं कहने ही ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे, इनको पता चलता है लोग ज़्यादा आते हैं। अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो आपको क्या करते हैं, कहाँ से आएंगे? जो होकर होगा वही तो आएगा, जो होकर होगा वही आएगा, जो खड़ा हुआ है। आप उसका जो है अनुमोदन तो आप ही करेंगे, आप करेंगे, आप जाएंगे। ऐसा तो नहीं मैंने अगर एप्लीकेशन लिख के दी थी तो आपको लाइसेंस दे देंगे, अधिकारी को देखेंगे। और इसमें तो ये सिस्टम बताया था, वो जो ग्लोबल सिस्टम होता है आपका बकायदा इंटरनेट के जरिए आपकी जो पोजीशन होती है, लोकेशन उसके अंदर आती है, वो सर्वे आते हैं डायरेक्ट आते हैं। उसके अंदर तो डुप्लीकेशन हो नहीं सकती। जो आदमी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ का अगर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो नहीं सकते, दूसरा आ ही नहीं सकता, मतलब कैसे होगा? तो ये लोग जानबूझ के उसको तकनीकी को भी नहीं अपना रहे। वो कुल मिला के ये इस कानून को अपनी तरह से चला रहे। हर इलाके में मुश्किल होना चाहिए, हर इलाके में। तो ये चाहते नहीं कि योजना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी पता चले, इनकी मानसिकता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता ही नहीं चला। आज हमने प्रशासन क्यों किया? हमने प्रशासन इसलिए क्या, कम से कम अपने लोगों को पता चले इस कानून की वास्तव बनाने कानून में, इस कानून की कितनी ताकत है। अजमेर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अजमेर में नगर निगम के खिलाफ बकायदा वारंट निकला। उन लोगों ने इस कानून की पालना नहीं की। कोर्ट ने इनको हाईकोर्ट का आदेश दिया था कि इसको पालन करो, मार्च तक इसको करके उन्होंने नहीं किया तो 3 अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट निकला, तो उनको जमानत करवा नहीं। तो ये है, ये कानून की जब हमें जानकारी नहीं तो हम क्या करें? तो इसलिए आगे बढ़ेंगे, इसलिए बोलेंगे। मुझे उम्मीद तो थी काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे आएंगे वो रोटी में जब तक रोटी को रहते हैं, या जब तक हमारे को मारनी पड़ेगी तब तक आएंगे नहीं। यहाँ पे भी फिर भी पिछले सालों की तुलना में इन सालों में लोग जागरूक हुए हैं। जैसे राजनीति का यहाँ पे प्रयास था, उन्होंने शुरुआत की तो के बारे में पहले बहुत कम लोग आते थे, जब उनको पता चला है कि वास्तव में एक दिन हमारे लिए अब इसी वापस में अलग अलग संगठन में अपने अपने विचार देने जरूरी है। उनका भला फोकस के लिए करने का नहीं, उनकी मानसिकता को जो है वो अपना अलग अलग से एक संगठन को मजबूत करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम जो बात करते हैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हमारे फोकस है वेटनेस है, वो होकर वेटनेस, तो उसके अधिकारों के लिए हमें लड़ना है। जो आप कह रहे थे नगर निगम को दुकानें बना रहे थे, तो हम तो चाहते ही नहीं इस तरह दुकानें बना। नगर निगम क्या कर रहा है, बहुत सी जगह केबिन बना के बेच रहा, 1 लाख में 1.5 लाख में, दुर्गापुर में भी ये किया। इसी तरह कानपुर में उधर यूपी में वो लोग वगैरह ठेके लेते हैं और मंडी जोन बनाने के नाम पर वो केबिन बना देते हैं। वो उसको 1 से 1.5 लाख को होकर 1 से 1.5 लाख रुपये कहाँ से तो वो एक इन्होंने नगर निगम में धंधा, जैसे अपने सुखाड़ा सर्कल के ऊपर उन्होंने थोड़ा जो मार्केट बना रखा है, वो क्या वो इन्होंने इनको बेचा है एक तरह से। तो हम ये चाहते हैं, हमें तो जब कानून कह रहा भाई हम जो 6x6 की जो जगह है हमें वहाँ खड़ा करने का अधिकार दिया, हमें वो जगह खरीदनी है, पट्टा नहीं लेना, हम जमीन का हमने उसको खरीदा, हमें खड़े रहने की जगह मिलनी चाहिए कानून के अकॉर्डिंग। और ये लोग क्या है, धंधा कर रहे हैं। तो अगर नगर निगम में 10 दुकानें बनाएंगे, 20 बनाएंगे, बाकी जो होटल से वो कहाँ जाएंगे, जिनकी कैपेसिटी नहीं, जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो क्या खरीद पाएंगे क्या? तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। और कुल मिला के ये कि वेंडिंग जोन बना के दिया जाए, उसके बाद जो उनका जो किराया होता है वो किराया वगैरह वो नहीं। उसके अलावा आइए राजेश जी।
इसके अलावा जैसे मान लो प्रोग्राम फेस्टिवल होते हैं तो ठीक है। एरिया वाइज भी करेंगे। हाँ। अभी हमने शुरुआत 2-3 बार हमने यहाँ की, अब हम क्या करेंगे एरिया वाइज करेंगे। एरिया वाइज से क्या है कि जो लोग नहीं आ सकते तो वहाँ छोटे-छोटे प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारी आज की इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अध्यक्ष जी मान सिंह जी, हमारे बीच में कांग्रेस से आए हमारे साथी नेशनल वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष संजय जी, साथी रिजान भाई, सरफराज जी और उपस्थित मेरे गिने चुने साथियों। दरअसल हम लोगों ने 50-60 लोगों की सूचना दी, वो इसलिए भी ऐसा करा कि कहीं ऐसा नहीं हो हम लोग 100-150 को सूचना करें और सब लोग आ जाए। और हुआ वही कि हम लोग 50 को सूचना लगभग 25 ही आते हैं और 25 भी आ जाए और ये एक तरह से बड़ा सजा का काम हो जाता है कि एक गरीब आदमी को, मेहनत कर मजदूर आदमी को एक जगह 3 घंटे बिठा दो। हमारे तो गांधी जी की टीम की पहली बार आई है तो शायद 3 घंटे बैठे, उम्मीद पे तो आगे भी लगातार बैठेंगे, उनके हस्बैंड में गया है। तो अजय जी से बोल रहा है कि एक गरीब और मजदूर आदमी को एक फितरत नहीं होता, वो फितरत में भी होता है कि एक साथ बैठ जाए, लेकिन उसका ये परिणाम है कि ये फितरत हमको पैदा करनी पड़ेगी। बात ये नहीं है कि हम नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे फितरत में नहीं, ये फितरत को हमको बदलनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग जब हमारे अधिकार के लिए हम लोग गंभीर नहीं बनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन दूर नहीं है जो अभी देश का हालात चल रहे हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ के शहरी विधायक जो उनका गृह मंत्री शिक्षा मंत्री भी थे हमारे राजस्थान के गुलाब सिंह कटारिया, उन्होंने ये कहा है याकूब भाई को जब बैंक के हॉस्पिटल रोड की जो समस्या है उसको लेकर उनके सामने, तो उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि जहां जहां से भी टूरिस्ट निकले, दबाव से लेकर उदयपुर में जिस मेन रोड से वो निकले, उसमें से कोई भी जो ठेला फुटपाथ के भी से ये वो सड़क पर दिखना नहीं चाहिए, ये उनकी सोच है। और उनकी पार्टी के जब लोग संसद में कानून बनता है तब तो उसकी देखभाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अंबानी अडानी का वोट और हमारे इन गांधी का वोट या हमारे योगेश भाई का वोट सबका एक ही वोट होता है, तो वोट लेना है तो कानून को बनाना पड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर की एक बात को मैं याद करके अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जब देश का संविधान इस देश को अर्पित किया, उसको उन्होंने एक बात कही थी कि ये संविधान बहुत अच्छा बना है जिसमें सभी जो विविधता है हमारे देश की उसका समावेश किया है और एक समानतावादी समाज बने, बेहतर देश बने, उसके लिए सारे कानूनी प्रावधान किए। लेकिन उन्होंने एक बात और भी सामने कही कि कोई भी अच्छा से अच्छा कानून बना लो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले सही लोग नहीं है तो वो कूड़ा करकट के समान है, कचरे के समान है। और मेरा यह अनुभव है न सिर्फ इस कानून को लेकर, जिस कानून के लिए हम लोग अभी प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, न सिर्फ इस कानून को लेकर जो भी कानून गरीब को अधिकार देता है वो सारे कानून हमारे जो कानून लागू करने की मंशा करने वाले या जितने के दायित्व है तो उन कानूनों को लागू किया जाए, उनकी मंशा के आधार पर वो सारे जो कानून है वो पूरा करके कचरा बना हुए। ये बहुत विश्वास हम लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया था हमारे पूर्व में, जो हमारे मुख्य वक्ता है जिन्होंने आज प्रशिक्षण दिया हमें कि कानून बहुत अच्छा बना होगा, लेकिन उसकी जो लागू करने की जो मशीनरी है वो कैसी, उसकी नीयत क्या है। और उस नीयत के बारे में हमारे साथियों ने काफी कुछ बोला है। हमारा जो ये कानून है जिसमें हमारे साथियों ने आपके बीच में अभी बताया होगा और ये सैकड़ों बार हम लोग बता चुके हैं, मैं भी बता चुका हूँ सैकड़ों बार कि किसी भी ठेला फुटपाथ के भी व्यवसायी को अति
के नाम पे, यातायात बाधा के नाम पे, भीड़ के नाम पे, सुंदरता के नाम पे, या उसकी शक्ल पसंद नहीं होने के नाम पे, कई बार ये भी होता है कि यार इसकी तो शक्ल ही मुझे पसंद नहीं होता है। मैं बड़ा अफसर हूँ और मेरे घर के रास्ते में जब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं, बिल्कुल दूल्हे बन रहे हैं, बिल्कुल गरीब को हाथ में निकल के बाहर उसकी चेहरे पिचके हुए, मेरी इच्छा तो चेहरे खूबसूरत देखने की है, और ऐसे पिचके हुए चेहरे मुझे दिखे, उनके चेहरे मुझे पसंद नहीं। पर जंगल में सब पसंद करते हैं, जंगल में एक अकेले हो तो उसमें कोई भी मिल जाए तो वो साथ में ठीक है, जंगल में पसंद करते हैं। इस नाम से उसको उसके कार्यस्थल से खदेड़ा नहीं जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। और सारे जो देश में जो भी वर्कर्स है उनकी जो अधिकार है, उनके बारे में नियम कायदे कानून बनाने का, उनको लागू करने का, वो टाउन प्लानिंग कमेटी को अधिकार दिया है। टाउन प्लानिंग कमेटी के हमारे साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिसको ये अधिकार है कि वो कौन कहाँ बैठेगा, उनको अभी 7 महीने हो गए कि उनको खदेड़ रखा है। इनको अधिकार दिया है कि ये तय करेंगे कि उदयपुर में कौन कहाँ बैठेगा। तो उससे लगता है आपको कि ये कैसा देश हमारा बन रहा है, कैसा हमारा उदयपुर शहर बन रहा है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी की जो नीतियां चल रही है, दरअसल क्या होता है, हम लोग सिर्फ कूड़े के मेढक बन के अगर हम लोग हमारी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के रास्ते के बारे में सोचेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समाधान का रास्ता हमको मिलेगा नहीं। उसके लिए हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, और हम लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि आप किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करो या मत करो, लेकिन किन किन राजनीतिक दलों की क्या नीतियां हैं, या जो देश में भी हमारे सामने जो चल रहा है, अगर वो सही नहीं है, जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी आए उन्होंने भी ये बताया था कि जो वर्कर्स के साथ नहीं वो हमारे वोट का हकदार नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि आज देश में 2 करोड़ जो वर्कर्स है, जो इस देश की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं, और ये जो कानून बना उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें यह कहा था वर्कर्स न सिर्फ देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वरन हमारे देश की जो संस्कृति है उसको भी जिंदा रखे हुए हैं हमारे जो देश को वर्कर्स है, और उन पर हम लोग कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कानून बनाकर, उनको हम लोग अधिकार दे रहे हैं, वो सम्मान के साथ जो है वो अपना काम कर सके। आज मैं वकील हूँ और मैं कोर्ट में जाता हूँ और मुझे यह कह दिया जाता है कि आज से हम इस कोर्ट में जो है वकालत नहीं कर सकते, वो हमारे वर्कर्स के साथ होता है। अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मेरे दिल में क्या बीतेगी, ये तो आप लोग भी समझ सकते हो, जिनको इस उदयपुर शहर में सैकड़ों लोगों को हटाया है, वही उस दर्द को समझ सकते हैं कि कैसे वो 7 महीने निकाले होंगे उन्होंने, कैसे वो 7 दिन भी निकालते हैं। मुझे तो लगता है कि मुझे 7 दिन यह कह दिया कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो क्योंकि आपके फला ये भी नो वेंडिंग मतलब नो वकालत जोन घोषित कर दिया है। नो वेंडिंग जोन घोषित करा जाता है, उदयपुर में भी ये 25-30 साल से चर्चा चल रही है, तो कोर्ट छोटी जगह पर नहीं है, इसलिए इसको नो कोर्ट घोषित कर देना चाहिए, करना चाहिए ना भाई। नो वेंडिंग जोन को कोशिश करने का अधिकार है। बलीचा में जमीन ले ली 15 साल पहले, लेकिन हो हिम्मत तो हमारे काले कोर्ट में कोई आप उठा के देख ले, नहीं देख सकते क्योंकि हम लोग मजबूत है कानून से भी और हमारी संगठन और एकता से भी। लेकिन हम जो गरीब जो लोग होते हैं ना, हमारी ये समस्या है, हम अपने आप को छोटा मान लेते हैं। तो ये जब तक हमारे मन से ये बात नहीं निकलेगी कि हम भी इस देश के बराबर के नागरिक है, इस देश को चलाने में हमारा भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना एक डॉक्टर का है, जितना एक चार्टेड का है, जितना एक वकील का है, जितना एक कर्मचारी का, जितना कलेक्टर का है, जितना थानेदार का है, जितना किसान का है, जितना मजदूर का है। इस देश को बहुत अच्छे भाषण देंगे, बहुत अच्छी कलम चला के नहीं चलाया जा सकता। ये हम सबकी एक सामूहिकता है जिसके आधार पर ये देश चल रहा है। और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, अगर इस उदयपुर शहर में जैसा हमारे विधायक महोदय कह रहे थे शहर के, इस कानून में जो लिखा है उससे उनको कोई मतलब नहीं, जिसमें उनको किसी भी ठेला वाले को, फुटपाथ वाले को आप हटा नहीं सकते, लेकिन वो कानून को नहीं मान रहे।
उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जो रिलायंस का जो शोरूम बना हुआ है हमारे सामने, वहां पर जो महीने के अगर 1 करोड़ की इनकम है तो उसको 2 करोड़ कैसे किया जाए, 2 करोड़ है तो उसकी 5 करोड़ कैसे किया जाए। कोरोना काल में आपको भी मालूम होगा तो कई गुना संपत्तियां अंबानी की बढ़ी है, क्योंकि आप सबके ठेले और छोटे मोटे किराने की दुकानें भी बंद थी, क्योंकि वो कोरोना फैलाते थे। लेकिन रिलायंस के जो बड़े बड़े जो मॉल है वो कोरोना नहीं फैलाते थे, वो बंद नहीं थे। ये हमारे सामने सिनेरियो है और आज खतरा बहुत बड़ा हमारे सामने ये भी है। मैं तो हमारे साथियों के बीच में भी हमेशा ये बात कहता रहा और आज भी इस कहूँगा कि राजनीतिक रूप से भी हमको मतलब मजबूत होना पड़ेगा। अगर आज इस उदयपुर में 10,000 होकर्स है, 10,000 होकर्स है तो 10,000 होकर्स जो 70% उसमें 10% भी बना सकते हैं। आप किसी भी पार्टी से लो कोई दिक्कत नहीं, बिना पार्टी से लो कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 होकर्स हमारे नगर निगम की मीटिंग में बैठेंगे जहां पर ये फैसले लिए जाते हैं कि इनको जो सुंदरता जो नाम है वो दाग है, जिनको दाग कहते हैं, और वही चाय जो मंगाते हैं उस मीटिंग में वो बात केबिन और ठेले वाले से मंगाते हैं। थोड़ा सा जल्दी हो जाए क्षमा करना। मैं यही कहना चाह रही हूँ जो 1 जनवरी अपन आते हैं, मैं फर्स्ट बार आई हूँ, पहले टम्बोर में आई थी तो वहाँ से मेरे को पता चला कि ठेले वाले के लिए गरीबों के लिए भी कोई है तो अपने को भी साथ देना चाहिए। जो लोग अभी मैंने जैसे मैंने बोला आप आओ 6 तारीख को 5-10 लोगों को लेके आना, मैंने बोल भी रखा था उनको, तो वो लोग सब्जी लेके आ गए और नहीं आए। अब मेरे को भी शर्म तो आ रही है कर दिया। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपको सबको मजबूत बनना होगा और अपना इतना साथ दे रहे हैं तो आप भी मजबूत बने, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। हाथी बोल पे भी कुछ लोग आए थे, बहुत परेशान किया, सब हट गए थे, मैं नहीं हटी गई। मैं इसलिए नहीं हटी कि मैं टाउन हॉल मीटिंग में गई थी, वहाँ से थोड़ी मजबूत हो गई। तो उससे वहाँ मीटिंग में मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती लेकर, मेरे को आइडिया नहीं था इतना कुछ होता है तो फिर मैं वहाँ से थोड़ी मजबूत हो गई। ये जो नगर निगम वाले थे तो मेरे को हटाते थे, उनका क्या बात है, क्यों हटाना चाह रहे हो आप, कि हमारे साहब का ऑर्डर है। उनका कौन से साहब का ऑर्डर है, आप मेरे को साहब से मिलवा दीजिए। तो ये काम नहीं है हमारा साहब से मिलवाने का, आपको हटना है, बस ये ऑर्डर दिया तो आप हट जाओ यहाँ से। मैंने कहा आपको जो भी साहब कह रहे हैं उनको साथ में ले चलो, मैं उनसे फेस टू फेस बात कर लेती हूँ कि भाई क्या कारण है, क्यों हटाया जा रहा है ठेले वाले को। 7-8 साल हो गए खड़े तो क्या आप उसकी बेस मत करो और हटो यहाँ से। दराज बाट जैसे लेने लग गए, मैंने कहा आपकी हाथ दराज बाट के थोड़ा सा टच भी करके बता दो, फिर मैं देखती हूँ आप क्या करते हो। ऐसे बोलते इसने हाथ तो नहीं लगाया, तो मेरे को बहुत परेशान करा कि आप यहाँ गंदगी रखते हो इसलिए आपको हटाया जा रहा है। मैंने कहा भाई साहब आपके तो 2 टाइम में आते हैं नगर निगम वाले, सुबह शाम, मेरे यहाँ रोजी रोटी है, मैं 5 बार मैं सफाई करती हूँ। फिर उस बात को लेके फिर उन्होंने कहा कि आप रोड के बीच में खड़े हो इसलिए हटा रहे। मैंने कहा कहाँ से रोड के बीच में खड़ी हूँ, मैं तो सबसे कोने में खड़ी हूँ, मेरे आगे 10 ठेले हैं, हम सब एक लाइन में, मैं तो कोने में हूँ, फिर कैसे रोड पर खड़ी। तो उस बात को भी उसने टाल दिया। यूँ करके मेरे को बहुत हटाने की कोशिश की पर नहीं हटा पाया, चला गया फिर वो। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप इस संगठन से जुड़े, संगठन में ही शक्ति है। तो आप सबसे यही कहना है कि आगे सबको संगठन में जोड़ के रखिए, तो अपने लिए सबके लिए फ़ायदा ही है, गरीबों के लिए ज़्यादातर तो, क्योंकि कुछ तो है तो गरीबों का कोई साथ दे रहा है। बाकी तो सही कह रहे हैं कि ये जो रिलायंस वगैरह ये सब शोरूम लग जाएंगे और ठेले हट जाएंगे, तो ठेले वाले को भी संगठन में जुड़ के हर मीटिंग में आप आओ, देखो, समझो और साथ रहो, बस यही कहना चाहूँगी। ये आपने एक आत्मविश्वास होता है, वो आपका लोगों अंदर भी जगह है, तो आपने एक फेस टू फेस उनसे बात की ना, बस यही हमारे अंदर हिम्मत आनी चाहिए। नगर निगम के चाहे कर्मचारी अधिकारी आए तो हम जवाब दे सकें कि हमको कोई अधिकार नहीं, जो आपको साफ कर बताओ कौन साहब है, कोई हमारे पास बना हुआ है। जैसे किसी बार हमने एक कॉपी की दी थी, वो 4 पेज का जो था, उसको ठेले पे रखो कि ये कानून, उसको नहीं मानता फिर मैं आगे पुलिस जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ, तो वो है। तो हमने
थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास भी रखना, डर नहीं रखना। तो घुमानी है हाँ हाँ जैसे आप जैसे कि जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो कर देंगे और बात जैसे जो भी होगा उसमें देखा जाएगा। इसका इधर को ठेला कैसे तो हम बना अच्छा वो है ना सारे को बस वही जोड़ने को जुड़ना चाहिए। वो नहीं था, काफी लोगों को जोड़ने के लिए जुड़ना चाहिए उसमें आज जो हमारा नेशनल फोकस फाउंडेशन और थेला यूनियन की तरफ से जो प्रशिक्षण शिविर रखा, उम्मीद तो ज़्यादा थी, लेकिन ठेले वाले हमारे साथी कम आए। उसका थोड़ा कारण भी है कि अभी कोरोना की वजह से और थोड़ा धंधा भी अभी बराबर नहीं चल रहा है, मजबूरी भी है, लेकिन फिर भी उम्मीद से कह सकते हैं कि हमारे साथी जो बराबर मीटिंग, जुलूस, प्रोग्राम और जब भी बंद करवाने का हो आगे होके ताकत लगा के सभी साथी जो आए वो सभी जागरूक साथी है। लेकिन आज का जो शिक्षा थी ठेले वालों के ऊपर, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया एक तरह से आप सुबह से बता रहे हो अपना धंधा बंद करके, लेकिन ये समझ बहुत आपके काम आएगा। जहाँ जिस जगह अपन ठेला व्यवसाय कर रहे हैं उस जगह सरकारी डंडा जो पड़ेगा तो उस समय ये ध्यान बहुत ही आपके साथ में आएगा, हौसला बढ़ाएगा। जैसे आपके सामने मुखर्जी शॉप से कितनी बढ़िया अच्छी बात बताई है, तो इस तरीके से आने वाले समय में हमारे याकूब जी आपका जो है शिक्षा देने के हिसाब से, दिमाग देने के हिसाब से और इस कानून के बारे में बताने के लिए महाराष्ट्र से अपने ज्ञान देने के लिए, इस कानून की जानकारी देने के लिए पधारे आप सभी की तरफ से और हमारे CI2 की तरफ से, CI2 जिला कमेटी की तरफ से और उसी से संबंध ठेला यूनियन की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ कि इस तरीके का प्रोग्राम होता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम में हमारे को मार्ग प्रदान करे, जानकारी दे और आने वाले समय में और बात कर रहे हैं कि हमारे शहर के जो जिला अध्यक्ष है राजेश जी, याकूब जी से, कि आने वाले समय में हर इलाके में, उदयपुर के सभी इलाकों में इसी तरीके से हम ग्रुप जो 2 घंटा 4 घंटा की क्लास रखेंगे, हर ब्रांच कमेटी बढ़ाएंगे और हर इलाके में थोड़ी थोड़ी व्यवस्था जो बन पड़ेगा उस तरीके से, लेकिन जानकारी देंगे। तो जानकारी से क्या है कि हम हमारे जो ठेला के या जिला के जो पदाधिकारी आने में देर लगे तो आप खुद ही आसपास के ठेले वाले डट के मुकाबला कर सकते हो, जानकारी से हासिल कर सकते हो। तो यही करते हुए आज आपके बीच में इतना बढ़िया आयोजन रखा, बढ़िया बात बताई। मेरे जानकारी में नहीं था, वो आपने भी बताया, कॉमरेड राजेश जी ने भी बताया, तो सभी तरह से बताया। तो इसलिए आने वाले समय में अपन और मजबूत होंगे, हौसला बढ़ा है अपना, कमजोर नहीं पड़ेंगे और आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन करेंगे। चाहे हॉस्पिटल का सवाल हो, गुलाबाग का सवाल हो, डेलीगेट का हो, उदयपुर का हो या उदयपुर की किसी भी कोने का सवाल हो, तो उसमें हम सारी ताकत लगाएंगे
पीछे हटने वाले नहीं हो, जो ऑफिस में बैठक में आए वो पीछे हटने वाले नहीं है। बार बार हमने देखा है, अनुभव किया। इसलिए साथियों, आपके साथ में हमारे कोऑर्डिनेटर से भी पधारे, आपके साथ में बड़े अच्छे जो ज्ञान है खेल वालों का सपोर्ट करने के लिए सभी आए, बार बार आते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज का ये जो प्रशिक्षण है वो यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको धन्यवाद है। सभी नमस्कार। आज नेशनल वर्कर्स फेडरेशन और उदयपुर के तमाम जो स्ट्रीट वेंडर्स के संगठन हैं उन्होंने वर्कर्स कानून के ऊपर एक प्रशिक्षण रखा था और उस प्रशिक्षण में ये जो कानून जो है जो वर्कर्स के लिए 2014 में बना है उसके बारे में तमाम जानकारी देने की कोशिश की। आज हम उदयपुर में जिनके करीबन 12 से 15 हज़ार हॉकर्स हैं। इन हॉकर्स के हित के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी, पुलिस प्रशासन आज तक इस कानून का लाभ हॉकर्स को ना मिले, इसी के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इस कानून के द्वारा हर हॉकर्स का जो भी शहर में हॉकिंग करता है उन सबका डिजिटल सर्वे होना चाहिए। सर्वे होने के बाद उन सबको प्रमाण पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हॉकर्स के बीच में चुनाव करके टाउन वेंडिंग कमेटी बननी चाहिए। टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा हॉकिंग नॉन हॉकिंग जोन्स तय करने चाहिए। सभी हॉकर्स को जगह देना चाहिए, लाइसेंस देना चाहिए। ये करने के अलावा यहाँ की जो नगर निगम और पुलिस प्रशासन है वो हॉकर्स को खदेड़ रहे हैं। आज हॉकर्स के लिए कानून है, आज हॉकर्स के लिए संविधान ने दिया हुआ कानून है। वो कानून का ये उदयपुर महानगर पालिका ने पिछले 6 साल में कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हॉकर्स को जगह नहीं दिया है, लाइसेंस नहीं दिया है। उल्टा हॉकर्स को ही हटाने की साजिश जो है वो कर रहे हैं, वो कानून के खिलाफ है। और उसी के बारे में आज टाउन वेंडिंग कमेटी के सभासद और तमाम हॉकर्स के जो उदयपुर के लीडर हैं उनके साथ इसके ऊपर चर्चा हो गई। अगर कानून का सही में पालन यहाँ के अधिकारी नहीं करते तो इसी कानून के अधिकार के आधार पे यहाँ के अधिकारी, यहाँ के प्रशासन के ऊपर आने वाले समय में एक दबावट बना के पूरा उनके जितने भी संगठन है वो संगठन के द्वारा मोर्चा रैली करके जल्द से जल्द इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की मांग करने वाले हैं। साथ में केंद्रीय और राज्य शासन के जो प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात करते हुए यहाँ के उदयपुर के फेरी वालों का अधिकार का जो हनन किया जा रहा है वो अधिकार पाने के लिए और साथ साथ में उदयपुर के सभी फेरी वालों को एक सम्मान से जीने का एक रास्ता दिखाने का काम जो कानून कर रहा है वो कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबने एक साथ आकर इस कानून को लागू करने की मांग रखी है। और इसी के ऊपर आज उदयपुर में एक अच्छा सा प्रशिक्षण हो गया। देश भर के तमाम राज्यों में इन कानून 2014 में आने के बाद 2016-17 के बीच में कानून कैसा लागू किया जाए उसके बारे में नियमावली, जिसको रूल्स बनते हैं, कानून के लिए योजना बनाई गई है। राजस्थान में भी सरकार ने योजना और रूल्स बनाए हुए, लेकिन नगर निगम में इस तरह से योजना या रूल्स का जो लागू करना चाहिए उसके लिए अगवापन लेना चाहिए, उसके लिए सर्वे करना चाहिए, उसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी बनानी चाहिए। ऐसा नहीं किया है। अगर हम देखते हैं, आप भुवनेश्वर में जाओगे, आप तेलंगाना में जाओगे, आप महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर जैसे हिस्सों में देखोगे, आप अगर कलकत्ता में देखोगे, दिल्ली में देखोगे, तो काफ़ी राज्यों ने इसके बारे में अगवापन लेते हुए हॉकर्स को न्याय देने की भाषा की है। देश का सुप्रीम कोर्ट भी हॉकर्स को न्याय देने के लिए कोशिश कर रहा है। हॉकिंग के राइट्स को उन्होंने फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार करके माना है। जितना हॉकर्स इस शहर पे इम्पोर्टेंट है, जिस रास्ते पे वो बैठता है उस रास्ते पे उसके लिए जगह अलॉट करने के इसके बारे में बोला गया है। तो देश के तमाम जगह में इस तरह का एक प्रयोजन हो रहा है और हॉकर्स को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उदयपुर में इस तरह से प्रशासन द्वारा प्रयास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। उल्टा हॉकर्स को भगाने की कोशिश कर रहे, जो प्रशासन इनलीगल काम कर रहा है, जो हॉकर्स के खिलाफ काम कर रहा है, जो कानून के खिलाफ काम कर रहा है, जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके बारे में एक जागरूक करने का आज प्रशिक्षण है। ताकि हर फेरी वाला, हर हॉकर चाहते हैं कि इस कानून का इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको भी लाभ मिला जाए, उनके लिए भी इस कानून के द्वारा लाइसेंस मिले, उनका भी टीडीसी जो है वो अच्छी तरह से फंक्शनिंग हो, उनको भी सामाजिक सुरक्षा के जो प्रावधान है, सरकारी योजना का जो फायदा है वो मिले। यहाँ के हॉकर चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हॉकर्स में काफ़ी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं।
और कानून का उनको सही में जानकारी न होने के कारण अधिकारी और प्रशासन उनके जो शिक्षा का जो गैर फायदा उठा के इन कानून को लागू नहीं करते हैं। आज जब कानून सही में अपने हित के लिए जब हॉकर्स और हॉकर्स की भीड़ को पता चला तो उनमें एक बड़ा हौसला बढ़ गया कि नहीं, हमारा कानून होने के बावजूद भी हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो हमारे अधिकार के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ है, तो उसके ऊपर हम आके लड़ाई लड़ेंगे और पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका के जो अधिकारी है उसके ऊपर दबाव बनाएंगे। ये पूरे एकता के साथ इन मंच ने विचार रखे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में आज की परिस्थिति में सही मायने में एक बदलाव की प्रक्रिया जो है पुलिस मीटिंग के द्वारा हुई है, ऐसा मुझे लगता है। बात है कि फेरी वालों में अलग अलग संगठन हैं, तो सब संगठन एक साथ आके अपनी मांग को अगर रखेंगे तो उनसे उनका अधिकार कोई छीन नहीं सकते। आज अलग अलग संगठन अलग अलग लेवल पे अपने अपने और से काम कर रहे, अपनी मांग जो है वो रख रही है, लेकिन सब एक साथ आएगी तो उसमें से एक अच्छा मैसेज जो है वो शहर के फेरी वालों में जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ तय किया गया कि संगठन आपका कोई भी हो, पक्ष आपका कोई भी हो, लेकिन हम आपस में एक साथ आएंगे, एक समिति बनाएंगे जिसके द्वारा हॉकर्स के अधिकार, हॉकर्स के सम्मान के मुद्दे को हम कोर मानेंगे, हम फोकस मानेंगे। उसी अधिकार पाने के लिए हम एक साथ आके इस कमेटी के द्वारा, इस कोर कमेटी द्वारा, इस सुकानू कमेटी द्वारा हम हमारे जो डिमांड है इसी को लेते हुए संघर्ष करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अभी हॉकर्स के लिए कानून बना है, पहले तो कानून नहीं था। अब कानून बनने की वजह से आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और काफ़ी हथियार है जिसके आधार पे आप अपनी डिमांड के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। कल आपको पुलिस प्रशासन हटाते थे क्योंकि आपके पास कानून नहीं था। आज आपके पास कानून जो बता रहा है कि जो भी हॉकिंग कर रहा है उन सबको हॉकिंग का अधिकार है, उन सबका सर्वे द्वारा नाम आना चाहिए। नगर निगम ने ऐसा कुछ किया क्या? नगर निगम ने पूरे जितने भी उदयपुर के हॉकर थे उनका सर्वे किया है क्या नगर निगम ने इनका टाउन प्लानिंग कमेटी जो इलेक्टेड चाहिए, चुनाव की प्रक्रिया से होना चाहिए, उस तरह से किया है क्या टाउन प्लानिंग कमेटी इस तरह से चाहती है क्या, और प्रशासन चाहती है क्या कि यहाँ टाउन प्लानिंग कमेटी बने जिसमें प्रशासन, पुलिस और फेरी वालों की भागीदारी बने, जिससे बेहतरीन शहर हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। उदयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहाँ पे किस तरह से, जैसा कि हम लोग देखते हैं कोलकाता में, जैसा देखते हैं भुवनेश्वर में, पूना में, इस तरह अगर प्रशासन कोशिश करते हैं तो दुनिया के सामने हॉकर्स के साथ साथ इस उदयपुर शहर को हम कामगारों के प्रति सचेतन जगने वाला, फेरी वालों के प्रति एक सचेतन जगने वाला और हॉकर्स के कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला एक शहर करके हम सामने रख सकते हैं। अगर इस चुनौती को प्रशासन सामने लेंगे तो हॉकर संगठन प्रशासन के साथ आएंगे। अगर प्रशासन इस कानून को लागू नहीं करेंगे तो प्रशासन के लिए दबाव बनाने के लिए हम कामगार संगठन, हम यहाँ के सभी हॉकर के संगठन एक साथ मिलकर प्रशासन पर दबाव डाल के हमारा अधिकार को पाएंगे। जैसा मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण है आज हॉकर्स के बीच में जागरूकता नहीं है, उनके लिए कानून है। जब जागरूकता पैदा हो जाएगी और पुलिस जो कर रहा है वो कानून के खिलाफ है, प्रशासन जो कर रहा है वो कानून के खिलाफ है, जब पुलिस कार्रवाई करते हैं, प्रशासन कार्रवाई करते हैं, उसका अगर यूट्यूब पे उससे एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, उसके फोटोज निकालते हैं और किस तरह से दमनशाही करते हैं उसका अगर कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं तो आने वाले समय में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी के लिए ये काफ़ी बड़ा एक झटका लग सकता है कि यही कानून के आधार पर फेरी वालों को हटा नहीं सकते, वो अगर हटा रहे उसका प्रूफ बनता है तो उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर इसमें काफ़ी बड़े तौर पे कर सकते हैं। सबसे मुझे बड़ा लग रहा है कि इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए, उसके ऊपर अवेयरनेस करने के लिए, ताकि लोग इस कानून के लिए एक साथ इकट्ठा खड़े हुए, वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। तो वो आने वाले समय में सोशल मीडिया और लोगों की सहभागिता, लोगों की भागीदारी से जरूर करें।